हेलो स्टूडेंट्स। तो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देखते हुए 30 जून को यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है, तो उसको देखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज रिवीजन क्लास है, फटाफट रिवाइज करेंगे, है ना, क्योंकि समय बहुत कम है, 2 से 3 दिन का समय है अपने पास, तो जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेंगे। 29 तक की समय है, 30 को तो एग्ज़ाम ही है अपना, है ना। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, थ्योरीज, ट्रेडिशनल थ्योरीज मिलान करने के लिए आता है फॉलोइंग द मैच में कि ट्रेडिशनल थ्योरी कौन कौन सी हैं। कुछ ट्रेडिशनल थ्योरी या कुछ मॉडर्न थ्योरी दे देगा, आपको पूछेगा कौन इनमें से कौन सी ट्रेडिशनल थ्योरी है, कौन सी मॉडर्न थ्योरी है, या फिर फॉलोइंग द मैच में आ जाएगा, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। मर्केंटलिज्म में, ट्रेडिशनल थ्योरी में मर्केंटलिज्म थ्योरी आती है जो स्टेट एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ को बताती है ना। एडम स्मिथ का एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी भी क्या है, ट्रेडिशनल थ्योरी है, एडम स्मिथ, है ना। और कंपैरेटिव कास्ट, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी जो है डेविड रिकार्डो की, है ना। फैक्टर इंडोमेंट थ्योरी या हेक्सर ओहलिन थ्योरी जिसको कहा जाता है ना, वो भी क्या है, ट्रेडिशनल थ्योरी है ना। ये किसकी है, ओहलिन, हेक्सर ओहलिन की। और ओहलिन को जो है नोबेल प्राइज मिला था 1977 में, 1977 में ओहलिन को जो है नोबेल प्राइज मिला था, इसका भी ध्यान रखेंगे आप लोग। मॉडर्न थ्योरी में आते हैं तो कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी स्टीफन लिंडर की है ना। कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी जो है स्टीफन लिंडर की है। कौन सी है थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी है। और मॉडर्न थ्योरी में क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी रेमंड बर्नर की है। किसकी है, रेमंड बर्नर की है। लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी रेमंड बर्नर की है। न्यू ट्रेड थ्योरी किसकी है, पॉल क्रूगमैन की है। न्यू ट्रेड थ्योरी किसकी है, पॉल क्रूगमैन की है। और पॉल क्रूगमैन को 2008 में क्या नोबेल प्राइज मिला हुआ है। पॉल क्रूगमैन को 2008 में नोबेल प्राइज दिया गया था, है ना। किसको, पॉल क्रूगमैन को 2008 में नोबेल प्राइज मिला था। फिर आ जाते हैं नेशनल एडवांटेज थ्योरी। नेशनल एडवांटेज थ्योरी भी किसकी, मॉडर्न थ्योरी है। किसकी है ये, पीटर्स की है। पीटर्स ने डायमंड थ्योरी भी दिया है, पीटर डायमंड जो है पैराडॉक्स भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एमएम अप्रोच, ये जो है एमएम अप्रोच पूछा हुआ है, ये मिलान करने में आया था फॉलोइंग द मैच में, है ना। तो मिलर अप्रोच, मिलर मोडिग्लानी और मिलर अप्रोच, एमएम अप्रोच जो है होममेड लेवरेज से संबंधित है। इसका कोर कॉन्सेप्ट के अंदर है कि इन्वेस्टर कैन डुप्लीकेट और अंडू द इफेक्ट ऑफ कॉर्पोरेट लेवरेज ऑन देयर ओन। इस थ्योरी में, होममेड लेवरेज में इसको बताया गया है कि इन्वेस्टर कैन डुप्लीकेट और अंडू द इफेक्ट ऑफ कॉर्पोरेट लेवरेज ऑफ देयर ओन। हालांकि मिलाने के लिए मैच फॉलोइंग में आया था तो पूछा था एमएम अप्रोच जो है किससे संबंधित है, तो होममेड लेवरेज से संबंधित है। और होममेड लेवरेज क्या क्या है, तो ये इन्वेस्टर कैन, होममेड किसको डिस्क्राइब करता है, डिस्क्राइब करता है इन्वेस्टर कैन डुप्लीकेट और अंडू द इफेक्ट ऑफ कॉर्पोरेट लेवरेज ऑन देयर ओन, है ना। वैसे ही पैकिंग ऑर्डर थ्योरी है। पैकिंग ऑर्डर थ्योरी जो है नो टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करता है। किसका बात करता है, नो टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करता है कौन, पैकिंग ऑर्डर थ्योरी। फिर आ जाती है तीसरी थ्योरी पे जो ट्रेड ऑफ थ्योरी है। इसको मिलान करने के लिए आया था, इसका मैकेनिज्म था कि कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस से संबंधित था। ट्रेड ऑफ थ्योरी किससे संबंधित है, तो कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस से संबंधित है ट्रेड ऑफ थ्योरी, है ना। और ये बात करता है बैलेंसिंग द टैक्स, बैलेंसिंग द टैक्स सील्ड ऑफ डेब्ट अगेंस्ट बैंकरप्सी रिस्क। बैंकरप्सी रिस्क से सील्ड की तरह काम करता है। जो डेब्ट, जो बैंकरप्सी जो है होता है, जो उधार लेते हैं बैंक जो है, उसको बैंकरप्सी से बचाने के लिए ये क्या करता है, शील्ड की तरह काम करता है। बैलेंसिंग द टैक्स, है ना। कौन सी थ्योरी, ट्रेड ऑफ थ्योरी। और ये किससे संबंधित है, तो कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस से संबंधित है ना। ऐसे ही सिग्नलिंग थ्योरी है जो संबंधित है सिमेट्रिक इंफॉर्मेशन से। सिग्नलिंग थ्योरी किससे संबंधित है, तो किससे है, सिमेट्रिक इंफॉर्मेशन से संबंधित है। और इसमें डिस्क्राइब किया गया है कि मैनेजमेंट यूज कैपिटल स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट यूज कैपिटल स्ट्रक्चर चॉइसेस टू सिग्नल इनसाइड इंफॉर्मेशन टू मार्केट, है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मल्टीप्लायर का जो है फार्मूला होता है कि चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की वजह से जब इनकम बढ़ती है तो क्या होता है, मल्टीप्लायर होता है ना। क्या होता है बच्चा, मल्टीप्लायर होता है। अगर
इन्वेस्टमेंट बढ़ता है ना, किसकी वजह से, इनकम की वजह से। अगर इनकम की वजह से इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगता है, द चेंज इन इन्वेस्टमेंट ड्रिवन बाई चेंज इन इनकम, किसके द्वारा, इनकम के द्वारा। अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो एक्सलेटर का काम करता है ना, अगर वही इनकम बढ़ती है किसके, इन्वेस्टमेंट से, है ना, ड्रिवन बाई इन्वेस्टमेंट, तो क्या होगा, मल्टीप्लायर का काम करेगा, है ना, इसको ध्यान रखेंगे। और टैक्स मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है मार्जिनल प्रोपोर्शनल टू कंज्यूम बटा में 1 माइनस मार्जिनल प्रोपोर्शनल टू कंज्यूम, है ना, इसको याद रखें। टैक्स मल्टीप्लायर कई दफा पूछा हुआ है आपके यूजीसी नेट में और पीजीटी इकोनॉमिक्स में, है ना, जीआईसी लेक्चरर में भी पूछता है इसको। पीवाईक्यू जब सॉल्व करेंगे तो इसमें पूछा हुआ है कि टैक्स मल्टीप्लायर का फार्मूला क्या है, तो माइनस मार्जिनल प्रोपोर्शनल टू कंज्यूम बटा में 1 माइनस मार्जिनल प्रोपोर्शनल टू, कभी कभी इसको दे देता है माइनस बी बटा में 1 माइनस बी, तो कभी कभी इसको भी लिखा रहता है ना, तो इसका ध्यान रखेंगे। यहां किन्स का इन्फ्लेशनरी गैप, इन्फ्लेशनरी गैप का जो है कि डिफिनेशन क्या होती है, इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है, जब डिमांड, एग्रीगेट डिमांड जो होती है, क्या होती है, एग्रीगेट डिमांड जो है एक्सीड करती है, क्या करती है, एक्सीड्स, एंड एग्रीगेट सप्लाई जो है वो क्या होता है, एट अ फुल एम्प्लॉयमेंट एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे होती है ना। इन्फ्लेशनरी गैप कहाँ होता है, जब क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, एक्सीड करती है, और एग्रीगेट सप्लाई एट फुल लेवल ऑफ नेशनल इनकम, फुल लेवल ऑफ नेशनल इनकम पे होती है, तो क्या पाया जाता है, तब क्या होता है, इन्फ्लेशनरी गैप होता है मार्केट में, है ना, क्या होता है बच्चा, इन्फ्लेशनरी गैप होता है मार्केट में, इसका ध्यान रखेंगे, है ना। इन्फ्लेशनरी गैप जब एग्रीगेट डिमांड एक्सीड करती है और एग्रीगेट सप्लाई जो है एट फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेवल ऑफ नेशनल इनकम पे होती है, तो वहां क्या होता है, किन्स के अनुसार इन्फ्लेशनरी गैप होता है ना। आइए, और डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है, डिफ्लेशनरी गैप तब होता है, डिफ्लेशनरी गैप तब होता है डिफ्लेशनरी गैप, व्हेन क्या होता है, लीकेज, क्या होता है डिफ्लेशनरी गैप में, इंजेक्शन आर लेस देन, इंजेक्शंस क्या होता है, जो मार्केट में इंजेक्शन होता है एसेट्स का, इंजेक्शंस आर लेस देन, क्या होता है, इंजेक्शन आर लेस देन होता है किसके, लीकेज के, किसके, लीकेज, लीकेज उस समय क्या होता है, एट फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेवल होता है उस समय, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे होता है ना, उस समय क्या होता है, इंजेक्शन लेस देन होता है, लीकेज एट द फुल ऑफ एम्प्लॉयमेंट लेवल पे होता है ना, नेशनल इनकम के, तो वहां क्या हो जाएगा, डिफिनेशनरी गैप हो जाएगा, है ना। देखिए एक कोर कॉन्फ्लेक्स है कि द इकोनॉमी कैन कम्स टू रेस्ट एट द अनएम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, है ना। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी किसने दिया है, तो पूछेंगे क्या कहेंगे आप लोग, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी किसने दिया है, इरविंग फिशर ने दिया है, और इस पे किसने भी काम किया है, इरविंग फिशर के बाद इसमें क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी पे जो है कि उसने मिल्टन फ्राइडमैन भी काम किए हैं इस पे, है ना। तो आगे देखते हैं हम लोग,
ये क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन द वेलोसिटी ऑफ मनी, है ना, अ गिवन परसेंटेज चेंज इन मनी सप्लाई कॉज एन इक्वल चेंज। क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी क्या बताता है कि वेलोसिटी ऑफ मनी गिवन हो और क्या हो, अ गिवन परसेंटेज चेंज इन मनी सप्लाई, परसेंटेज चेंज इन मनी सप्लाई कॉज क्या करता है, एन इक्वल परसेंटेज चेंज इन नॉमिनल जीडीपी, है ना। क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी ये बताता है ना। और उसके बाद ट्रांजैक्शन थ्योरी ऑफ मनी बोमोल और टॉबिन ने दिया है। ट्रांजैक्शन डिमांड, ट्रांजैक्शन डिमांड किसने दिया है, बोमोल एंड टॉबिन ने। ट्रांजैक्शन डिमांड, इसमें क्या बताया गया है कि डिमांड फॉर मनी इज नॉट जस्ट अ फंक्शन ऑफ इनकम। डिमांड फॉर मनी इज नॉट जस्ट फॉर अ फंक्शन ऑफ इनकम, इट इज डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या बताता है कि इट इज डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे जैसे मनी का डिमांड बढ़ेगा, ये बताता है कि वैसे वैसे क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्या, फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना, एंड एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ नॉमिनल जीडीपी और ब्रोकरेज फीस। और इसमें इंक्रीज क्या करेगी, फंक्शन ऑफ नॉमिनल जीडीपी एंड ब्रोकरेज फी, है ना। फिड्यूशरी मनी क्या होती है, मनी दैट सर्कुलेट बेस्ड ऑन ट्रुथ ऑफ कमांडेड इट्स बाय बोरोवर, है ना। फिड्यूशरी मनी जो है कि बोरोवर के द्वारा ही तय की जाती है, वो कमांड करता है बोरोवर, है ना। तो इसके बाद कन्वर्टिबिलिटी, डायरेक्ट कन्वर्टिबिलिटी ऑफ क्रेडिट इनटू यूएस डॉलर वाज सस्पेंडेड 1971। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है पीजीटी में कि डायरेक्ट जो कन्वर्टिबिलिटी थी यूएस डॉलर का, वो कब सस्पेंड कर दिया गया था, तो 1971 में सस्पेंड कर दिया गया था। मिल्टन फ्राइडमैन का स्टेटमेंट है कि इन्फ्लेशन इज ऑलवेज एंड एवरीवेयर, इन्फ्लेशन इज ऑलवेज एंड एवरीवेयर क्या है, अ मॉनेटरी फिनोमिनन है। क्या है, अ मॉनेटरी फिनोमिना, है ना। इन्फ्लेशन इज ऑलवेज एवरीवेयर अ मॉनेटरी फिनोमिना है। ये स्टेटमेंट किसका है, पूछा हुआ है स्टेटमेंट ये कई बार, मिल्टन फ्राइडमैन का है। बेबलेंस गुड्स क्या होती है, इनका इन प्राइस और क्वांटिटी इफेक्ट अपवर्ड होता है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी वैसे वैसे डिमांड, क्वांटिटी डिमांड इसकी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांड इसका बढ़ता जाएगा, है ना। जैसे जैसे प्राइस इसकी बढ़ती है वेवलेंट गुड्स का, वैसे वैसे इसकी डिमांड भी बढ़ती है। वेवलेंट गुड्स यानी लग्जरी गुड्स, जैसे जैसे इनकी प्राइस बढ़ेगी, जैसे आईफोन का जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे इसकी डिमांड भी तो बढ़ती है ना। देखो यहां लिखा भी है लग्जरी गुड्स या वेवलेंट गुड्स डेफी स्टैंडर्ड डिमांड थ्योरी, हायर प्राइस ड्रिवन हायर डिमांड। हायर प्राइस ड्राइव करता है किसको, हायर डिमांड को। ड्यूटी स्टेटस सिग्नलिंग, आईफोन आजकल स्टेटस सिग्नल देता है ना। किसी के पास अगर आईफोन है तो क्या दर्शाता है कि इसके पास भाई ये फाइनेंशियल मजबूत होगा, है ना। वो किसका सिग्नल देता है ना, कि वो फाइनेंशियल मजबूत होगा। इसीलिए आज इसकी डिमांड जो है आईफोन की बढ़ी हुई है ना। तो आईफोन किस में आएगा, वेवलेंट गुड्स में या लग्जरी गुड्स में आएगा, है ना। देखिए टाइमलाइन जो है कुछ इंडियन काउंसिल और बनाए गए हैं, इसका जो है देखते हैं। जैसे ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, 1929 में। ये पूछा हुआ है नेट में, इसलिए मैंने यहाँ पे सब डाला हुआ है। जितना भी नेट में पूछा हुआ है संस्थान इंस्टीट्यूशंस सबके जो है इस्टाब्लिश का ईयर जो पूछा है मैच द फॉलोइंग में, तो मैंने यहाँ आपको एक साथ दे दिया है कि आप ध्यान रखें, क्योंकि ये पुराने हैं, नए वाले तो सब याद रखें, लेकिन पुराने वाले को याद है, पुराने वाले एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो आप लोग इसको याद रखेंगे कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है 1929 में स्थापित हुआ था, है ना। फिर जनवरी 1949 में आरबीआई क्या हुआ था, नेशनलाइज हुआ था ना। क्या हुआ था, आरबीआई नेशनलाइज कब हुआ था, 1949 में। आरबीआई एक्ट कब आया था, 1934 में। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1935 में। इतनी बातें याद रखेंगे आरबीआई से संबंधित, क्योंकि पूछ लेगा। फरवरी 1964 में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। अगर इसका एक्ट पूछ लेगा कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक्ट कब आया था, तो 1963 में आया था, है ना।
एक्ट जो है 1963 में आया है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक्ट 1963 में आया है, और स्थापना जो हुई है फरवरी 1964 में हुई है। तो कभी कभी एक्ट पूछ लेगा, कभी जो है स्थापना पूछ लेगा, तो आप ध्यान रखेंगे। एक्ट आया 1963 में, स्थापना हुई 1964 में। फिर आ जाइए अप्रैल 1988 में सेबी की स्थापना होती है। सेबी की स्थापना कब होती है? अप्रैल 1988 में, 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना होती है। और आरबीआई एक्ट आता है ना, सेबी एक्ट आता है। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को होती है। और सेबी जो है, सेबी का एक्ट आता है 30 जैन 1992 को, है ना। कब आता है? 30 जनवरी 1992 को सेबी एक्ट बनता है। और सेबी की स्थापना पूछेगा तो क्या मारोगे? 12 अप्रैल 1988 को, है ना। उसके बाद आ जाओ 1999 में। 1999 में क्या आया था? क्या था? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना हुई थी 1999 में। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1999 में हुई थी। 2 अक्टूबर 2003 को पीएफआरडी, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना होती है ना। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना अक्टूबर 2003 में होती है, इसको ध्यान रखेंगे। ये मैच द फॉलोइंग में आएगा। मई 2016 इन 28 मई को हुआ था। कब हुआ था? 28 मई को इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड आया था, है ना। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड इनेक्ट हुआ था, है ना। इस दिन लागू हुआ था। कब? मई 2016 को, 28 मई 2016 को। आगे बढ़ते हैं। देखिए कमिटीज जो हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज है ना बैंकिंग रिफॉर्म से, तो उसको पूछता है, मैं हमेशा मैच द फॉलोइंग में पूछेगा। तो नरसिम्हन कमेटी जो सेकेंड वाली थी, सेकेंड रिपोर्ट था नरसिम्हन कमेटी की, वो किससे संबंधित थी? तो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म से संबंधित थी। इसका की रिकमेंडेशन था कि आरबीआई शुड विदड्रॉ द 91 ट्रांजैक्शन बिल, है ना। नरसिम्हन कमेटी का सेकेंड रिपोर्ट जब आती है तो वो कहता है कि जो ट्रेजरी बिल्स जो है जारी किए जाते हैं इंडिया में, उसमें 91 डेज का जो टी बिल्स है ना, उसको बंद कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? विड्रॉ कर लेना चाहिए मार्केट से, है ना। घोष कमेटी जो है किससे संबंधित थी? फोकस करता था फ्रॉड एंड माल प्रैक्टिस इन बैंक्स में जो फ्रॉड और माल प्रैक्टिस होते थे उस पे कमेटी बनाई गई थी, घोष कमेटी, है ना। फिर उसके बाद आ जाता है पद्मनाभन कमेटी। पद्मनाभन कमेटी जो है रिव्यू करता है किसको? स्टाइल्स ऑफ इन्फेक्शन फॉलो बाय द सेंट्रल बैंक। एम्ड क्या था? इसका एम क्या था? इंप्रूव इफेक्टिवनेस ऑफ रेगुलेशन, बेटर कॉम्प्लायंस एंड रिस्क मैनेजमेंट, है ना। किस पे फोकस था इनका? पद्मनाभन कमेटी का इंप्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ रेगुलेशन, बेटर कॉम्प्लायंस एंड रिस्क मैनेजमेंट, है ना। सेंट्रल बैंक जो है क्या करेगा? इन्फेक्शन करेगा किसका? बैंकों का। उस पे बनाया गया था सराफ कमेटी। सराफ कमेटी किससे संबंधित थी? तो एड्रेस किया किसने? टेक्नोलॉजी इशूज इन बैंकिंग में जितने भी टेक्नोलॉजी इशूज आ रहे थे उसको एड्रेस किया सराफ कमेटी ने। किसने? सराफ कमेटी ने। ये क्या कर रहा था? टेक्नोलॉजी इशूज इन बैंकिंग, उसको एड्रेस करता है सराफ कमेटी, है ना। आगे चलते हैं। कुछ योजना है जो पुरानी है, बार बार एग्जाम में आई हुई है, तो इस योजनाओं को जो है कि ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये पुरानी योजनाएं हैं, ज्यादातर पुरानी योजनाओं को पूछ लेता है। नई योजनाएं सब याद करके जाते हैं, लेकिन पुरानियों को मैच द फॉलोइंग में पूछता है। तो इंदिरा आवास योजना 1995 में आई थी। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना सन 2000 में आई थी। परंपरागत कृषि विकास योजना 2015 में आई थी। परंपरागत कृषि विकास योजना 2015 में आई थी। ई नैम को काफी बार पूछा हुआ है। 14 अप्रैल 2016 को आई थी ई नैम, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, है ना। कब आई थी? 2016 में 14 अप्रैल, है ना। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997 में आई थी, है ना। स्वर्ण जयंती
शहरी रोजगार योजना जो है कि 1997 में आई थी। सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान कब आया था? 2001 में, है ना। जवाहर, ये नेशनल अर्बन लाइवलीहुड, इस योजना को हम छोड़ते हैं, है ना। नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, NULM, है ना। ये कब आया था? 23 सितंबर 2013 को। नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन जो है कब आया था? 23 सितंबर 2013 को। इसका एम क्या था? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्किल वेज एम्प्लॉयमेंट, है ना। स्किल्ड फुल वेज एम्प्लॉयमेंट पे फोकस करता था, है ना। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2011, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी पूछेगा कब आया गया था? तो 2011 में आया था नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी। इसका गोल था इंक्रीज मैन्युफैक्चरिंग शेयर इन जीडीपी 25 पर। जीडीपी का 25% जो है किससे आए? मैन्युफैक्चरिंग से आए। इस शेयर को बढ़ा के 25% करना था और इसका टारगेट था कि 100 मिलियन जॉब 2022 तक क्रिएट हो। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2011 था। इसका गोल था कि जीडीपी के शेयर का 25% तक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया जाए और 100 मिलियन जॉब्स को क्रिएट किया जाए 2022 तक, है ना। 2011 में नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड, इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था नवंबर 2005 में। नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था नवंबर 2005 में। क्या करने के लिए? प्रोसीड फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट ऑफ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, है ना। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज में डिस इन्वेस्टमेंट करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए कि डिस इन्वेस्टमेंट हो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेजों का, उसके लिए जो है नवंबर 2005 में नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड को बनाया गया था, है ना। आगे बढ़ते हैं। जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स, है ना। जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स में इस समय भारत की रैंक है 1, कितनी रैंक है जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स में? इंडिया की रैंक है 108 आउट ऑफ 193, है ना। इंडिया की रैंक है। और इसका पीरियड पूछता है, काफी बार यूजीसी नेट में जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स का पीरियड पूछ लेता है ना। तो पहला पिलर है इसका रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ वुमेन। वुमेन का क्या है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ, है ना। फिर इंपावरमेंट, महिलाओं का कितना इंपावरमेंट होता है, दूसरा पिलर है। तीसरा पिलर है लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन्स, लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन तीसरा पिलर है। पहला पिलर क्या है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ वुमेन, दूसरा इंपावरमेंट ऑफ वुमेन और लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। ये किसका? जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स का 3 पिलर है ना। मॉरल हैजार्ड कभी कभी देखा, एक ये पूछा हुआ मैंने डाल दिया इसमें। मॉरल हैजार्ड क्या है? द फिनोमिना वेयर स्मोकिंग इंक्रीज आफ्टर बाइंग इंश्योरेंस पॉलिसी। ये एक क्वेश्चन पूछा हुआ था तो मैंने नीचे डाल दिया हुआ इसको कि एक पूछा था कि ये मॉरल हैजार्ड टर्म किससे संबंधित है। उसमें क्वेश्चन था कि मॉरल हैजार्ड सब किससे संबंधित है। मॉरल हैजार्ड जो है ये संबंधित है कि अगर कोई व्यक्ति जो है इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेता है तो वो स्मोकिंग बढ़ा देता है या उसको शरीर को नुकसान करने वाली चीजें जो है वो करने लगता है, तो वही मॉरल हैजार्ड में आता है कि वेयर स्मोकिंग इंक्रीज आफ्टर बाइंग इंश्योरेंस पॉलिसी, है ना। आइए बियरेबल क्या है? सोशल सस्टेनेबिलिटी और इन्वायरमेंटली सस्टेनेबिलिटी, सोशियो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी और इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी जहां मिलते हैं तो वहां बियरेबल बनता है ना। कॉन्स्टेंट्स क्या है कि द सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर्स एड्रेस ऑल पिलर्स कैप्चरिंग ओनली सोशल इन्वायरमेंट लिमिट्स आउटकम्स मेनली बियरेबल। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था बियरेबल वाला तो मैंने इसमें डाला हुआ है ना। माइक्रो फाइनेंस, माइक्रो फाइनेंस जो किसने दिया था? मोहम्मद यूनुस ने दिया था। किसने? मोहम्मद यूनुस ने। और इनको अवार्ड मिला था, नोबेल प्राइज मिला था 2006 में। मोहम्मद यूनुस को जो बांग्लादेश के क्या इकोनॉमिस्ट हैं, इनको 2006 में क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। इनके किस काम के लिए? कि माइक्रो फाइनेंसिंग को ये बढ़ावा दिए थे, है ना। आगे चलते हैं। देखिए डिस्क्रिप्टिव डेटा क्या होता है, ये मिलान करने फॉलोइंग द मैच में आया था तो मैंने तीनों को डाल दिया हुआ है। डिस्क्रिप्टिव डेटा यानी कि समराइजिंग मास डेटा, इन्फ्रेंशियल डेटा यानी कि ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम सिंपल डेटा, है ना।
सैंपल डेटा से, जो सैंपल डेटा है उससे ड्रॉ किया जाता है कंक्लूजन, किससे? इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स में। और टाइम सीरीज डेटा में क्या होता है? रिलेट टू वन वेरिएबल अक्रॉस टाइम, है ना, रिलेट्स टू वन वेरिएबल अक्रॉस टाइम। स्टैटिक्स ओनली एनालिसिस करता है एग्रीगेट का, है ना, जो है स्टैटिक्स क्या करता है? सामूहिक जो है एनालिसिस करता है, ना कि इंडिविजुअल, है ना। कभी भी पूछे कि आपका स्टैटिक्स कैसा है, तो ये सामूहिक एनालिसिस करता है, इंडिविजुअल एनालिसिस नहीं करता, है ना, इसको ध्यान रखेंगे। स्क्यूनेस का फॉर्मूला है मीन माइनस मोड बटा में स्टैंडर्ड डेविएशन। ये फार्मूला स्क्यूनेस का पूछा है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है कि सिंपल सिर्फ स्क्यूनेस का फॉर्मूला पूछेगा तो मीन माइनस मोड बता में स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना। लाइफ टेबल, लाइफ टेबल में क्या होता है? लाइफ टेबल में EX कॉलम क्या दिखाता है? नंबर ऑफ सर्वाइवर्स को, और LX कॉलम जो है नंबर ऑफ सर्वाइवल को दिखाता है, और EX कॉलम जो है वो एक्सपेक्टेड रिमेनिंग लाइफ इंटरवल को दिखाता है ना। लाइफ, ये दोनों पूछा हुआ है क्वेश्चन कि लाइफ टेबल में LX क्या दर्शाता है, LX कॉलम, और EX कॉलम क्या दर्शाता है? तो LX मेंबर ऑफ सर्वाइवर को दिखाता है, और EX जो है एक्सपेक्टेड रिमेनिंग और रिमेनिंग लाइफ इंटरवल को दिखाता है। पॉवर्टी एंड सेंसस, एक्सट्रीम पॉवर्टी डिफ्लेशन एडॉप्टेड इन UN 1995, जो है एक्सट्रीम पॉवर्टी डिफिनेशन, जो है एक्सट्रीम पॉवर्टी डिफिनेशन को 1995 में UN ने अपनाया था, है ना। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो है एसटी की संख्या, शेड्यूल ट्राइब्स की संख्या 8.6 है, और एससी की संख्या, शेड्यूल कास्ट की 16.6 है। एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स 8.6 है, परसेंटेज है 2011 की जनगणना में, और एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट 16.6 है ना। ग्रीन इंडेक्स, ग्रीन इंडेक्स को किसने डेवलप किया है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो डेवलप बाय वर्ल्ड बैंक। ग्रीन इंडेक्स को कितने डेवलप किया है? तो वर्ल्ड बैंक ने। इतनी बातें ध्यान रखेंगे, है ना। आज की क्लास यही एंड करते हैं। कुछ चीजें और आपको बता देते हैं कि जैसे क्या होता है, ECGC का फॉर्म खुला है, क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ECGC का क्रेडिट ECGC का फॉर्म पूछ लेता है ना। तो एक्सपोर्ट क्रेडिट, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी ऑफ एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। है ना, ये किसका फुल फॉर्म है? ECGC का, ECGC, है ना। तो इसको ध्यान रखेंगे, ये फुल फॉर्म पूछता रहता है कई संस्थानों का, है ना। और चीजें जो है कुछ संस्थान आपको बता देते हैं। सेबी का हो गया, PFRD हो गया है, विस्तारित योजना। ये कब आई थी? तो 2007 में, है ना। दूसरी योजना है जवाहरलाल
नेहरू जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरणीय मिशन, राष्ट्रीय शहरी नवीकरणीय मिशन, राष्ट्रीय शहरी नवीकरणीय मिशन, ये आपका आया था 2005 में। और यही संभवतः मैंने इसमें लिखा ऐड भी किया था, जहाँ योजनाएं थी जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूएबल मिशन, है ना, 2005 में आई थी, है ना, ये योजना। कब आई थी? 2005 में। जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूएबल मिशन, है ना, नवीकरणीय मिशन 2005 में आया था। ये देखते हैं, है ना, तो उसी को मैंने पहले भी एड्रेस किया था। इंदिरा महिला योजना 1995 में आई थी। सरफेसी अधिनियम, सरफेसी अधिनियम सर 2002 में आया था। सरफेसी अधिनियम सरफेसी अधिनियम 2002 में आया, इसको ध्यान रखेंगे, है ना। ये इंपॉर्टेंट जो है मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा, है ना, इसको देखते रहिएगा। तो आज की क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं, है ना, फिर अगली क्लास में, रिवीजन क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं।